विश्व शांति का वैज्ञानिक आधार सहयोग और सामूहिकता। एल्बर्ट का मनोविज्ञान वस्तुतः मानवीय चेतना का मनोविज्ञान न होकर पाशविक वृत्तियों का तोड़ा मरोड़ा इतिहास मात्र है। वह कहता है मनुष्य श्रेष्ठ पशु है, मैन इज द सुपर एनिमल। अर्थात मनुष्यों में जो पाशविक वृत्तियां हैं वे कोई दोष दुर्गुण नहीं वरन प्राकृतिक हैं और इस सृष्टि से उसकी जो भी स्वाभाविक आकांक्षाएं हैं वे अनुचित नहीं हैं, भले ही उसे उनके लिए अन्य प्राणियों का भी शोषण और उत्पीड़न करना पड़े। जो जितना उपयोगी है वह उतने ही अधिक अधिकारों का पात्र है, भले ही इस स्वायत्तता का उपयोग वह अपने निजी सुख और स्वार्थों के लिए करता हो। उपयोगितावाद की यह संक्षिप्त व्याख्या हुई। आज यूरोप ही नहीं, संसार के प्रायः सभी देशों के पढ़े लिखे लोग इसी मान्यता का आचरण व व्यवहार कर रहे हैं, भले ही कहने सुनने को उनके सिद्धांत चाहे कितने ही आदर्शवादी क्यों न हो। उपयोगिता का समर्थन भी जिस ढंग से किया गया है वह कम हास्यास्पद नहीं है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए कम शक्ति वालों का शोषण कोई पाप नहीं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया हुई। जीव हिंसा, पशु उत्पीड़न और बढ़ता हुआ मांसाहार इसी दुष्ट सिद्धांत की देन है। इस मान्यता का प्रतिपादन है जो अधिक ताकतवर होता है वही बंदर अपने समूह का मुखिया होता है। खरगोश, हिरन, भेड़ और बकरियों की शक्ति न्यूनतम है, इसलिए उन्हें भेड़िए, बाघ, शेर और चीते आदि शक्तिशाली जंतु खा जाते हैं। यदि सहयोग, सादगी, सहानुभूति और सदाचार ईश्वरीय आदेश हुए होते तो शाकाहारी भेड़ें और बकरियां कमजोर न होती और ना ही वे हिंसक जंतुओं द्वारा भक्षण कर ली जाती। बड़ा वृक्ष अपने घेरे में दूसरे वृक्ष को पनपने नहीं देता। हर शक्तिशाली कम शक्तिशाली वाले को खा जाता है। यदि इन प्राकृतिक सिद्धांतों को मनुष्य भी अपने व्यवहार और आचरण में लाता है तो यह कोई दोष नहीं। उपयोगितावाद सच पूछा जाए तो शक्तिवाद, जिसकी लाठी उसकी भैंस और सामंतवाद का ही दूसरा नाम है। इस सिद्धांत ने ही संसार को नास्तिक और स्वच्छंदतावादी बनाया है। भावनाओं का अंत इस सिद्धांत ने ही किया है। ठीक भी है, जहाँ केवल शक्ति और उपयोगिता को ही महत्व देना हुआ वहाँ परस्पर प्रेम, उदारता, सहयोग, सौजन्य, स्नेह, सामूहिकता का क्या मूल्य रहा। जहाँ उत्कृष्टता की भावनाएं ना होंगी वहाँ क्यों तो व्यवस्था रहेगी और क्यों विश्व शांति जिंदा रहेगी। आज ऐसी मान्यताओं के कारण ही सारा विश्व अशांति, असंतोष, कलह कलेश और शोषण के जाल में उलझता चला जा रहा है। इस जड़वादी मान्यता का जो भी परिपोषण करते हों उन्हें मनुष्य शरीर की आंतरिक स्थिति पर एक बार भावना पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमारे शरीर का प्रत्येक कोश एक स्वतंत्र मानव बीज है। उसमें मनुष्य की सारी स्थूल और चेतन क्रियाएं विद्यमान है। कोश, सेल सांस लेता है, खाता है, पीता है, चलता है, डरता है, बचाव करता है, भागता भी है और मल विसर्जन भी करता है। अमीबा एक कोशीय जीव है, सिंगल सेलुलर एनिमल। उसका नाभिक जब दो भागों में बंट जाता है तो वो दो अमीबा बन जाते हैं और दोनों अपनी अपनी तरह से उक्त क्रियाएं और अनुभूति करने लगते हैं। दो विभाज्य अमीबा, दो अलग गुण वाले अमीबा आत्मा न्यूक्लियस की दृष्टि से एक ही हैं। अन्य उदाहरण के लिए, जब दो अमीबा अपनी शक्ति में ह्रास अनुभव करते हैं तो वे एक दूसरे में मिलकर दो नाभिक, न्यूक्लियस से एक नाभिक, एक न्यूक्लियस वाला एक अमीबा बन जाता है। उस स्थिति में वह नवजात अमीबा किसी शक्ति अनुभव करता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि शरीर के अनेक कोश, सेल्स में बढ़ जाने पर भी उनकी आत्मिक चेतना एक ही है। मनुष्य इस बात का ध्यान रखे या ना रखे, वह उपयोगितावाद जैसे खंडनात्मक तथ्य को माने तो मानता रहे, पर लघु कोशीय जीव यह भूल करने को तैयार नहीं। मनुष्य शरीर के विचित्र अवयव एक ही कोश स्पर्म से पैदा होते हैं। स्थापना की आवश्यकता के अनुरूप वे अपना आकार बदलकर मस्तिष्क, हृदय, जिगर, तिल्ली, नसें, मांसपेशियां आदि बन जाते हैं।
पर उन्हें पता है कि विभिन्न स्थिति में काम की जिम्मेदारियां उठाते हुए भी वे सब एक ही पिता की संतान भाई भाई हैं और इसलिए वे बराबर प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति, श्रम, सामूहिकता आदि का व्यवहार करते रहते हैं। इसी कारण शरीर स्थिर है। जिस प्रकार बहुत से कोशों सेल्स लगभग 2 अरब से मिलकर शरीर बना, उसी प्रकार बहुत से मनुष्यों से समाज, देश और विश्व बना है। स्थान की स्थिति और जलवायु की भिन्नता के कारण वर्ण भेद, स्वभाव भेद होते हुए भी सब एक ही आत्मा के अंग है। यह मानकर जो शरीर की सहयोग भावना का पालन करते हैं वे विश्व शांति बढ़ाने और ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने का पुण्य करते हैं। जो इसके विपरीत जड़वादी आचरण करते हैं, प्रकृति उन्हें दंड देती है। इसी सूक्ष्म न्याय प्रणाली पर सृष्टि की व्यवस्था अब तक विद्यमान है। यदि प्रेम, दया, उदारता, करुणा आदि सद्गुणों का अंत हो गया होता तो सृष्टि का भी अंत हो गया होता। मनुष्य शरीर मानवीय सद्गुणों का जिस रीति से परिपालन करता है उसका वक्तव्य बड़ा ही रोचक है। आंतरिक क्रियाशास्त्र, फिजियोलॉजी का गहन अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि व्यक्ति और समाज को सुखी, संतुलित और सुव्यवस्थित बनाने वाले जो भी गुण हैं वे दूध से नवनीत की तरह ही निकाले गए हैं। उदाहरण के लिए सहयोग और सहानुभूति को ही ले। मनुष्य इतना कठोर हृदय हो सकता है कि अपने भाई अथवा अपने पड़ोसी को कष्ट और पीड़ित अवस्था में देखकर भी चुप रह जाए, पर हमारे शरीर के सदस्य ऐसे हृदयहीन नहीं। परस्पर सहयोग और दूसरे के दुख में हाथ बटाना ही उनका जीवन है। मान लो यदि एक गुर्दा खराब हो जाए, जैसा कि पथरी की बीमारी के समय होता है, तो अच्छा गुर्दा दूसरे पीड़ित गुर्दे का सारा कार्यभार स्वयं संभाल लेता है जब तक वह ठीक ना हो जाए। स्वयं कष्ट सहेगा किंतु शरीर की साधारण क्रिया में कोई अंतर न आने देगा। धमनियां, आर्टरीज शरीर को रक्त पहुंचाती हैं। बड़ों के साथ छोटे छोटे लोग भी रहते हैं और तब उनका कोई विशेष महत्व जान नहीं पड़ता। जैसे कि बड़ी धमनियों, आर्टरीज के साथ कुछ पतली आर्टरीज भी बनी रहती हैं। मनुष्य अपने से छोटों को कष्ट दे सकता है, उनका शोषण और उत्पीड़न कर सकता है, पर धमनियां, आर्टरीज को पता है कि छोटे से छोटे जीव का भी कितना महत्व है। इसलिए वह पतली धमनियों, आर्टरीज को भी पोषण देती रहती हैं। कभी कोई आर्टरी कट जाए तो उस स्थिति में पतली धमनियां एनास्टोमोसिस, रक्त प्रवाह के किनारे फूलकर उसे आगे जोड़ देती हैं और रक्त परिभ्रमण क्रिया को तब तक साधे रहती हैं जब तक घाव अच्छा ना हो जाए। इससे आगे वाला हिस्सा काम करता रहता है। यदि ऐसा ना भी हो तो भी पतली धमनियां एनास्टोमोसिस आजीवन काम करती रहती हैं। नेमोनेक्टोमी के अनुसार यदि एक फेफड़ा काटकर निकाल देना पड़े तो दूसरा फेफड़ा साधारण स्थिति के सारे काम संभाल लेता है। यह सहयोग और सहानुभूति की क्रियाएं बताती हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। उनसे कुछ लोग पीड़ित होते हैं तो उनके प्रति भी हमारे कर्तव्य वैसे ही हैं जैसे स्वयं अपने प्रति। व्यवस्था, विश्व शांति और मानवता ऐसे ही अक्षुण्ण रहती है। आज लोगों ने इन बातों को भुला दिया है। स्वार्थ और प्रवंचनाएं प्रबल हो उठी हैं। सारा समाज इन प्रवंचनाओं में धू धू कर जल रहा है। सर्वत्र शोषण, लूटपाट, बेईमानी, छलकपट, कलह के बाहरी शत्रु आक्रमण कर समाज की भलाई को धराशायी करते जा रहे हैं, पर हम में मुकाबले की शक्ति भी जागृत नहीं होती। शरीर के छोटे छोटे कोशों को पता है कि जब बुराइयों, बीमारियों की तीव्रता बढ़ जाती है तो शरीर का संबंधित अंग ही नहीं, सारा शरीर बेचैन हो उठता है। इसलिए वे सब के सब एकजुट प्रयत्न करते हुए बुराइयों के उन्मूलन में लग जाते हैं। कई बार चमड़ी कट जाने या चोट लग जाने के कारण कीटाणु बाहर से आकर शरीर में घुस जाते हैं और सेल्स को सताना, काटना, लूटना, भक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। तब शुद्ध रक्ताणु दौड़ पड़ते हैं और सूजन, उस स्थान की चमड़ी का लाल हो जाना,
उस हिस्से का गर्म हो जाना, तनाव बढ़ने से नस पर दबाव पड़ता है व दर्द बढ़ता है। इससे पता चलता है कि अच्छे कोषों की सेना एकत्रित हो गई और बुराइयों का निष्कासन प्रारंभ हो गया है। दरअसल जिस मनुष्य समाज में बुराई के प्रति इतनी सजगता और तत्परता नहीं बरती जाती, वह समाज उसी तरह सड़ जाते और निकम्मे हो जाते हैं जैसे शरीर का कोई हिस्सा जहां कीटाणु हमला करते हैं। ऐसे विषाक्त वातावरण को जितनी जल्दी साफ कर दिया जाता है, शरीर की तरह समाज उतना ही शीघ्र चैन अनुभव करता है। कई बार बुराई की मात्रा काफी बढ़ जाती है। रक्त में हानिकारक कीटाणु इन्फेक्टिव बैसिलाई पैदा हो जाते हैं। उनसे रोग और विकृति पैदा होती है। उनके मुकाबले के लिए रक्त के श्वेत अणु व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स पहुंचते हैं और शरीर रक्षा का पूरा प्रयत्न करते हैं, पर बेचारों की शक्ति बुराई के मुकाबले कम हुई तो हार जाते हैं और मार दिए जाते हैं। किंतु त्याग और बलिदान की उपयोगिता समझने वाले ये अणु मरते मरते भी कुछ ना कुछ उपकार कर जाते हैं। मरे हुए श्वेत अणु प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बन जाते हैं और पहला शरीर के मरे हुए कोष बैक्टीरिया, दूसरा एवं नष्ट हुए श्वेत अणु को घोलकर पीव बना देते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इससे दर्द कम हो जाता है। आजकल बुराइयां अधिक बढ़ गई हैं, इसलिए असामान्य परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। ये परिस्थितियां असामान्य इसलिए कही जाएंगी कि इनमें समाज के सभी विचारशील लोग अपना ध्यान निजी हितों से हटाकर पूरी तरह समाज सुधार और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन में लगाते हुए चले जाएंगे। तब समाज शरीर उसी तरह अच्छा हो जाएगा जिस तरह शरीर के बुरे तत्व नष्ट कर देने पर टीबी के जीवाणु बैक्टीरिया एसिड फॉस्ट बैसिलाई बन जाते हैं, अर्थात एसिड्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। उस समय श्वेत अणुओं के 5 प्रकार के कोष सेल्स, पहला पोलियोमोपर्स 70 से 75%, दूसरा लिम्फोसाइट्स 20 से 30%, तीसरा मोनोसाइट्स 5 से 10%, फोर्थ ईसिनोफिल 5 से 6% और फिफ्थ वेसोफिल्स 0.5% तैयार होते हैं। लड़ाई के दिनों में जिस तरह सेनापति परस्पर ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि दुश्मन को हर तरह से मात दी जाए, उसी तरह शारीरिक बुराई के प्रति यह संघर्ष भी बड़ा प्रेरक होता है। सर्वप्रथम पोलियोमोपर्स आते हैं और यदि वे अपने आप को मुकाबला करने में असमर्थ पाते हैं, तब लिम्फोसाइट्स की टुकड़ी आगे बढ़कर दुश्मन को ललकारती है। यदि तब भी टीबी के कीटाणु सशक्त हुए और लिम्फोसाइट्स हार गए, तो कई एपिथेलाइट्स सेल मिलकर दैत्याकार कोष जॉइंट सेल्स बनाकर टीबी के कीटाणुओं को खा जाते हैं। शरीर की ये सुरक्षा शक्ति आवाहन करती है कि जब कभी सामाजिक बुराइयां, पाप, अपराध, अनैतिकता का कुछ ऐसा बाहुल्य हो जाए कि अग्रगण्य लोग भी उन्हें दूर न कर पाएं, तब संगठित प्रयत्नों द्वारा उन्हें नष्ट करने के लिए अपनी सारी शक्ति जुटा देनी चाहिए। गुर्दे के ऊपर एक सुप्रारीनल ग्रंथि ग्लैंड होती है। वह एड्रेनलिन एवं कार्टिकोस्ट्राइड्स निकालती है। वे शरीर को उसी प्रकार विषम स्थिति में कार्य करने की शक्ति देती है जैसे महापुरुष अपने अनुयायियों को देकर बुराइयों का अंत कराते हैं। उदाहरण के लिए, सामने कोई जंगली जानवर आ जाए तो एड्रेनल रक्तचाप बढ़कर पैरों को अधिक कार्य करने के लिए अधिक शक्ति दे देती है। उतनी ही शक्ति मस्तिष्क को मिलती है जिससे वह तुरंत कोई निर्णय ले सके। दौड़ते समय फेफड़े, मांसपेशियां, मसल्स को ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा अनुदान में दे देते हैं। दौड़ कर आने के बाद काफी देर तक तेज हाँफी चलती रहती है। इस तरह फेफड़े अपनी खोई हुई शक्ति पुनः अर्जित कर लेते हैं। संभवतः यह व्यवस्था भगवान ने इसलिए की कि मनुष्य यह जान ले कि औरों की भलाई में उत्सर्ग की हुई शक्ति और क्षमताएं नष्ट नहीं होती, वरन एक नई चेतना लेकर भगवान के वरदान की तरह पुनः मिलती हैं।
मनुष्य अपने उपकार का पुण्यफल उसी प्रकार प्राप्त करता है जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही अपने महत्वपूर्ण पदों का आनंद ले रहे हैं। वस्तुतः शरीर रचना की आधारभूत शिक्षाएं यदि संपूर्ण रूप से मनुष्य समाज में ढाल दी जाएं तो विश्व शांति के लिए ब्राह्म साधनों की खोज ही ना करनी पड़े। हम समता के सिद्धांत पर धरती पर जीवित हैं और एक दूसरे के प्रति त्याग भावना से सुरक्षित हैं। केवल स्वार्थ ही स्वार्थ और अहम मात्र रहे होते तो मानवीय संस्कृति का जीवित बने रहना कठिन हो जाता। पहले ये परिस्थितियां नहीं थी, पर अब उनकी मात्रा बढ़ रही है। अब हर व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है। खुदगर्जी के कारण ही लोभ, लालच, बेईमानी और संग्रह प्रवृत्ति पनप रही है। इससे सामाजिक विषमता पैदा होती है और लोगों में अविश्वास की भावनाएं भड़कती हैं। इस स्थिति का मुकाबला त्याग और उदारता के बल पर ही किया जा सकता है। हमारे शरीर की व्यवस्था ऐसी है जिसमें संग्रह तो है, पर एक अच्छे सहयोग के लिए त्याग और उदारता पूर्वक औरों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए है। पहला, हर हड्डी के पोले भाग में। दूसरा, प्लीहा स्प्लीन में। तीसरा, जिगर लीवर में रक्त की मात्रा संग्रहित रहती है। कभी चोट या घाव हो जाने पर ये संस्थान अविलंब रक्त पहुंचाकर उस स्थान को ठीक रखने और कमजोर न होने देने का प्रयत्न करते हैं। सामूहिकता की इसी भावना पर समाज की सुख शांति अवलंबित है। रक्त ही नहीं, शरीर में चर्बी का भी बाहुल्य रहता है। चमड़ी और मांस के बीच चर्बी सुरक्षित रहती है। कई दिन तक भोजन न मिले तो भी सब अंग काम करते रहते हैं। चमड़ी पीली पड़ जाती है तो भी किसी की मृत्यु नहीं होने देती। मृत्यु तो हृदय और मस्तिष्क को पोषण न मिलने से होती है। पर शरीर संस्कृति जानती है कि भावनाशील और चरित्रवान लोगों के मिट जाने से समाज की सुख शांति मिट जाती है। इसलिए यह अपनी सुरक्षित शक्ति उनके लिए खुशी खुशी दान कर देती है। ये भलाई की शक्तियां ही मनुष्य को जीवन दान देती हैं। डॉक्टर जानते हैं कि शरीर में शक्ति ग्लूकोज से प्रसारित होती है। जब कोई मांसपेशी या सेल काम नहीं करता तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होकर शक्ति प्रदान करता है। जिगर का ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह मांसपेशियों में एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट टूटकर एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट एवं फास्फोरस में बदल जाता है। यह फास्फोरस क्रिएटेड फॉस्फेट में बदलता है जो अपनी शक्ति ग्लाइकोजन से लेता है। विश्राम के समय यही ग्लाइकोजन फिर जिगर में संग्रहित हो जाता है। सामान्य स्थिति में वह रक्त में भी संचारित होता रहता है। हमारे साधन सत्कार्यों में निरंतर लगते रहें और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी बातों को गौण मानकर भी तमाम शक्तियां, प्रतिभाएं और योग्यताएं सामाजिक भलाई के कार्यों में लग जाएं। यह सार्थक प्रेरणाएं हमें उक्त शारीरिक क्रिया प्रणाली से मिलती है। मनुष्य शरीर एक समाज है। इस समाज में अनेक कोश सेल होते हैं। हमारे समाज में अनेक मनुष्य हैं। हम मनुष्य समाज को किस तरह सुख शांतिपूर्ण और समृद्ध रखें, किस तरह उसकी सुरक्षा रखें, इस सब की जानकारी हमें फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया प्रणाली से सीखनी पड़ेगी। हम उन नियमों पर चलकर ही मानवीय संस्कृति को जीवित रख सकते हैं।